आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी की खबर के साथ। प्रभात हत्याकांड पर कल हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपी हैं। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोग नामजद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रभात हत्याकांड पर कल हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई होनी है। कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा ये कल पता चलेगा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपी है। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता को गोली मारी गई थी, गोली मारकर हत्या हुई थी और अब इस पूरे मामले में कल सुनवाई होनी है। कल इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोग और नामजद हैं। नवीन अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, मामला बहुत पुराना है लेकिन कल अंतिम सुनवाई होगी। जी गुंजन, आपको बता देंगे बड़ी घटना हुई थी 8 जुलाई 2000 को ये हत्याकांड हुआ था। इसमें ये मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सहित 4 लोग का नामजद FIR दर्ज कराई गई थी। इसके बाद में इनको जो है 29 मार्च 2004 को गवाह न होने के बाद इनको न्यायालय से लखीमपुर न्यायालय से बरी कर दिया गया था। लेकिन इनके पिता प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने 15 मई 2004 को फिर ये बरी हो गए। इसके बाद में 2005 में मुकदमा फिर से इन्होंने दायर किया हाई कोर्ट में। उसके बाद वहां भी सुनवाई जब नहीं हुई, अब जाकर जो है 22 साल के बाद आज इनको सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश हुआ कि लखनऊ हाई कोर्ट फिर से इसकी सुनवाई सुने। अब कल इसमें जो डेट लगाई गई है, डबल बेंच की डेट लगाई गई है, इसमें कल अब निर्णय आना बाकी रह गया है। ये एक बड़ी घटना थी और इसमें अब जाकर 22 साल जो राजीव गुप्ता उनके भाई बता रहे हैं कि 22 साल के बाद अब निर्णय इनके भगवान जो है चाहता है कि हमारे पक्ष में ही आना चाहिए। जी कल कितने बजे सुनवाई होगी नवीन? देखिए, अभी राजीव गुप्ता की जो बात है हमारी है तो उन्होंने बताया कि 11 बजे से सुनवाई की शुरुआत होगी और भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के वजह से सुप्रीम हाई कोर्ट सुन रहा है, उसकी वजह से। तो अब ये भगवान के भरोसे हैं, हम चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर हमें भरोसा है कि जो भी फैसला है हमारे भाई को जांच में जो भी जिन्होंने कभी किया है उनको जो है सजा जरूर मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 और लोगों को नामजद बनाया गया था। वाराणसी के श्रृंगार गौरी विवाद में लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। आज इसी कड़ी में सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे हुआ। इस दौरान कई खास साक्ष्य मिलने का दावा भी किया जा रहा है। यही वजह है कि अभी सर्वे खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कल भी ज्ञानवापी के सर्वे का बचा हुआ काम होना है। वकीलों के मुताबिक सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। कल फिर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सर्वे होगा। बताया यह भी जा रहा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में एक और कमरा मिला है जिसमें मलबा भरा हुआ है। खबर है कि ये 7 से 8 फीट के इस मलबे के ढेर की सफेद पेंट से ये ढका हुआ था। अब कल सर्वे के बाद 17 मई को अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये भी बता दें कि सर्वे के पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर 5 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई और आज भी अहम साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। अब हर किसी की नजर कल होने वाले सर्वे पर है, क्योंकि कल का दिन आखिरी दिन होगा सर्वे का। देखना होगा कि कल इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आता है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच में सर्वे 2 दिन हुआ है। कल भी सर्वे होना है। कल का जो सर्वे है वो सिर्फ 2 घंटे चलेगा, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये सर्वे चलेगा। सर्वे का लगभग 80% काम हो चुका है, जिसमें काफी कुछ मिलने का दावा किया जा रहा है। दूसरे दिन का सर्वे खत्म होने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। भी कार्रवाई चलेगी वो, हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। जी जी बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो, चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे, गलत।
तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों का क्या कहना है ये आपने सुना। हिंदू पक्ष के वकील जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का सर्वे होना बाकी रह गया है, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिला है। वहीं ज्ञानवापी मामले पर सियासत भी उफान पर है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जो फैसला कोर्ट देगा उसे सब लोग मानेंगे। हालांकि उन्होंने विरोधियों पर तल्ख अंदाज में तंज भी कसा है। देखिए, जो मामलात हैं सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लगातार सर्वे को लेकर के विवाद चल रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए, मैं इस विवाद में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद पूछिएगा। देखिए, देश का इस वक्त ऐसा लगता है कि एक शक्ति ऐसी काम कर रही है जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अब चाहे वो सियासी हो या सियासी हो सकता ना भी हो, कोई और फैक्टर हो उनके साथ। मेरी तो सभी अधिकारियों से और प्रशासन से मेरा तो यही कहना है कि अब इनकी जड़ में जाएं कि आखिर ये शक्तियां कहां से गवर्न हो रही हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। वहीं एटा में भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से जब ज्ञानवापी मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और कहा कि कांग्रेस और ओवैसी जैसे विपक्ष के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहते हैं। तो ज्ञानवापी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी के कई बार बयान सामने आ चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, इस देश की अस्मिता को लूटने के लिए हजारों मठ मंदिरों को और जो हिंदुओं के इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी जो भावनाएं हैं उनको कुचलने के लिए पूजा स्थलों को ध्वस्त किया। तो आज यदि हिंदू समाज के लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की बात कर रहे हैं और इसके प्रमाण हैं, अकाट्य प्रमाण हैं। आगे बढ़ते हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए कुशीनगर आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री इस दिन कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। लेकिन कुशीनगर से पहले प्रधानमंत्री मोदी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। इसके बाद कुशीनगर आकर भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूजा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं कुशीनगर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो यूपी के मंत्रियों के साथ डिनर करेंगे और उन्हें सुशासन का मंत्र भी देंगे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। कुशीनगर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ भी पहुंचेंगे, जहां शाम को डिनर भी होगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को सुशासन का मंत्र भी दिया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर आ रहे हैं। मैं इस वक्त वहीं पे मौजूद हूं और आप पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां काफी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री का केवल यहाँ पे 15 मिनट का कार्यक्रम है, जहाँ पे वो आएंगे, भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस पर वो चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरीके से तैयारी हो रही है आप देखिए कि सामने टेंट लग रहा है। प्रधानमंत्री उधर भी जाकर के वहां पे बैठेंगे और कुछ लोगों से वहां पे मुलाकात भी करेंगे, खासतौर से जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो इस मंदिर में पुजारी हैं जिनको भंते कहा जाता है उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री कल अगर बात करें तो सबसे पहले वो दिल्ली से 8 बजे के तकरीबन उड़ान भरेंगे और 9:20 पर वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से फिर आगे अगर बात करें तो 9:25 पर हेलीकॉप्टर से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर से वो लुम्बिनी नेपाल जाएंगे और फिर उसके बाद शाम 4 बजे करीब वापस कुशीनगर आएंगे और 4:20 पर वो इस मंदिर पर आएंगे और यहाँ पे भगवान बुद्ध का पूजा अर्चन करेंगे और इसके बाद फिर तकरीबन 4:35 पर शाम को यहाँ से वो वापस रवाना हो जाएंगे और फिर तकरीबन 4:50 पर वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री के कल सारा दिन अगर देखिए तो पूरी तरीके से भगवान बुद्ध को समर्पित है, जहां वो लुम्बिनी से लेकर के कुशीनगर तक भगवान बुद्ध का दर्शन पूजन करेंगे और साथ में ही तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, कुशीनगर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिर परिसर को यूपी पुलिस ने अपनी निगरानी में ले रखा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएम के दौरे में कोई अव्यवस्था ना हो, इसके मद्देनजर अधिकारी लगातार मंदिर परिसर का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर आ रहे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। एसपीजी तमाम सारी जगहों का मुआयना कर चुकी है और यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप देखिए तो जो राज्य की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो अभी पे यहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात है। चूंकि कल प्रधानमंत्री का 4:30 बजे के करीब यहाँ पे आगमन होना है, उससे पहले तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी है वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और तमाम सारी जो चीजें हैं उसकी बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। एसपीजी भी यहाँ पे तमाम सारी चीजों का बारीकी से मुआयना कर चुकी है। भारी संख्या में यहाँ पे फोर्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम सारी तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सजग है और एसपीजी भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वो भी इस पूरे इलाके को खासतौर से देख चुकी है और इस इलाके का मुआयना कर चुकी है। कल प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इस तमाम सारे परिसर को खाली करा लिया जाएगा और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी जाएगी, जिससे कि जब प्रधानमंत्री आए तो किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न होने पाए। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर स्थानीय विधायक पीएन पाठक भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। इस प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर मंदिर स्थल तक मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर आ रहे हैं, जहां पे अगर बात करें तो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल पर वो पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से यहां पे तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कुशीनगर के स्थानीय विधायक पीएन पाठक जी। सर, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि आप स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पे और पीएम जब भी आते हैं तो कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाती है। क्या जिम्मेदारी दी गई, कल क्या कार्यक्रम होने वाला है? कल बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के हिसाब से कल की जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण तीनों एक ही दिन पड़ रहा है। क्योंकि जो आपके पीछे मंदिर दिख रहे हैं, इसी मंदिर पे प्रधानमंत्री को आना है। इस मंदिर पे आके प्रधानमंत्री किस तरीके का यहाँ पे दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जो बौद्ध धर्म है उसके हिसाब से भी, हिंदू धर्म के हिसाब से जो है बंते जी रहेंगे, जो इसके प्रमुख लोग हैं, और पहले से सब निश्चित है। 10-15 मिनट का कार्यक्रम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात भी दी है प्रधानमंत्री ने, कल फिर आ रहे हैं, तो कोई उम्मीद है कि कुछ सौगात मिले? कल के दिन में तो ऐसी कुछ मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है और उस निमित्त तो आ रहे हैं, और बाकी शाम को बता दिया जाएगा कुछ इस तरह की बात होगी तो ये स्थानीय विधायक पीएन पाठक है जो कि बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा और यहाँ पर आकर के वो न सिर्फ मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन करेंगे, बल्कि यहाँ पे आके दर्शन करके तमाम सारे जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को याद भी करेंगे और उनके लिए यहाँ पे पूजन अर्चन भी करेंगे। दर्शन विपी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। भगवान बुद्ध के मंदिर के पुजारी तेजवंत की माने तो पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख स्थल हैं, उनमें कुशीनगर भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। पुजारी तेजवंत से एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने खास बातचीत की, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पे आएंगे। मैं इस वक्त वहीं पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल है वो यही है। भगवान बुद्ध शांत और एकदम मुस्कुराते हुए, उनकी जो ये मूर्ति है वो एकदम लेटी हुई है। ये कुशीनगर का वही मंदिर है जहाँ पे कल प्रधानमंत्री को आना है। 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का, जिसमें वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। हमारे साथ भंते तेजवंत जी हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी चीजें। सर, क्या यहाँ की
मान्यता है, किस तरीके से तमाम सारे भक्त यहाँ पे आते हैं और कल जब पीएम आ रहे हैं तो क्या तैयारियां हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है जो कुशीनगर, खासकर जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, और कल वैसाख डे है, जो फुल मून डे जो मई में मनाते हैं हम लोग, बुद्ध पूर्णिमा। तो उस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, वो ज्ञान प्राप्त भी किए थे, और महापरिनिर्वाण जिसको हम लोग मृत्यु कह सकते हैं। कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो किस तरीके से दर्शन करेंगे, किस तरीके से आप लोग उनको पूजा करवाएंगे और क्या कार्यक्रम करवाएंगे? कल का जो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम काफ़ी शॉर्ट है, तो मेन मंदिर में उनका जो है विजिट करेंगे, अपना जैसे लाइट कैंडल करना है, फ्लावर्स चढ़ाना है, जो भगवान बुद्ध के ऊपर कपड़ा चढ़ाएंगे, चीवर चढ़ाएंगे, और उसके बाद से जो भिक्षु लोग हैं उनको, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड पीस के लिए जो है शांति पाठ करेंगे, जो फाली में बुद्धिस्ट जो है चैंटिंग करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन में दोफाड़ पर राकेश टिकैत बोले, सरकार के इशारे पर यह संगठन बनाया गया है। राकेश टिकैत का ये कहना है, हमारे संगठन पर नए संगठन का प्रभाव नहीं है, कुछ लोगों के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राकेश टिकैत ने कहा। साथ ही कहा, करनाल में 18 मई से भाकियों की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है। अब क्या कहूँ, जिसके हमने बनाने की कोशिश करी भाई उनको। मैं गया था लखनऊ, किला बैठा, लेकिन महंगे वे मान तो गए थे, भेड़ भी चले गए, तो ज्यादा परेशान था। किसके इशारे पे नया संगठन बना है? किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? हम किसी का नाम नहीं, सरकार अपने उसमें कामयाब हो रही कुछ। ये वैसे नहीं हुए तो संगठन को तोड़ दो, उनसे बयानबाजी करवा दो। सरकार के इशारे पे संगठन? हाँ, और किसके इशारे पे संगठन? वहीं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन में दोफाड़ हो चुका है। अब ये किसान यूनियन दो धड़ों में बंट गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। संगठन में टिकैत बंधुओं से नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत की ओर से किए गए राजनीतिक बयानों की वजह से संगठन में दोफाड़ की बात कही जा रही है। अब राजेश सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने टिकैत बंधुओं पर विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने का आरोप भी लगाया है। ये बताइए, जब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 4981 है, उसी के आप अध्यक्ष बने हैं, तो वो अध्यक्ष कैसे हो? नहीं, उसका कहाँ अध्यक्ष हो? कहाँ आप दिखाइए, कहाँ है 4981? हमारा 10-33-9 है। अच्छा, आपने नया रजिस्ट्रेशन? मेरा नया रजिस्ट्रेशन है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का। मैंने कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे उनके बीच मतभेद थे, इसलिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे किसानों की विचारधारा जो महात्मा टिकैत से ओतप्रोत है, अराजनैतिक रहते हुए किसानों की समस्याओं को उठाना। आपने 13 महीने आंदोलन किया और उस आंदोलन को आप जीते, सरकार ने आपकी बात को सुनी और वापस किया। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने एक दल विशेष के पक्ष में प्रचार भी किया, और इस तरह महात्मा टिकैत के सिद्धांत है कि अराजनैतिक हैं, किसी मंच में राजनीतिक दल के लोगों के मंच शेयर नहीं करेंगे, राजनीतिक दल के लोगों के पास बुलाएंगे नहीं, और किसी का चुनाव प्रचार करेंगे नहीं। तमाम चीज़ें राजनीतिक सिस्टम में थी। महात्मा टिकैत के सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और हम लोग महात्मा टिकैत के फॉलोवर हैं। आईपीएस मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाए जाने के पर सवाल खड़े हो गए हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुकुल गोयल पर हुए एक्शन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जिन कारणों से मुकुल गोयल को हटाया गया है वो कहीं ना कहीं बचकाने बहाने हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि जब उन्हें डीजीपी नियुक्त किया तो योग्यता क्यों नहीं देखी, जिन्होंने उनका चयन किया था वो भी दोषी हुए। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जहां एक तरफ निशाना भी साधा है योगी के एक्शन पर और सवाल भी खड़ा किया है।